स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल। इसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के बारे में। पहला टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच का जो रोमांच है वो हम सब जानते हैं कितना कितना सुंदर होता है। मैच का पूरा विश्लेषण मैं करने वाला अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले छोटा सा काम आप लोग करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नेटवर्क साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे आते हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज इंग्लैंड की तरफ से स्पेशली रही, और बहुत निराशाजनक। और इंग्लैंड का जो एक आई थिंक जो बल्लेबाजी का जो एक ऑर्डर है, चाहे वो आपका रूट है, चाहे आपका वो क्राउली है, लीज है, ब्रैडशो, स्टॉक्स, सभी सभी प्लेयर इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। लॉर्ड्स लंदन में ये मैच, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड्स एक ऐसा स्टेडियम है जहां शुरू से ही और अक्सर इंग्लैंड के हर एक स्टेडियम, हर एक पिच वेन्यू पर जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि वेदर वहाँ इतना अच्छा रहता है ना कि फास्ट बॉलरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता है और ये चीज़ देखने को मिली। और उसके अलावा जो फॉर्म आज रबाड़ा को मिली है ना, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी सबसे पहले। बहुत एक लंबे समय से रबाड़ा अपने फॉर्म से जूझ रहे थे। एक बढ़िया फॉर्म उन्हें तलाश थी, ऐसे ऐसे स्पेल की तलाश थी जिन्हें उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटा पाता। और आज इसी श्रेणी में जिस तरीके से गेंदबाजी की है उन्होंने, वो भी। और देखिए, एक अच्छा गेंदबाज जो होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि जब मेरी फॉर्म वापस आए ना, तो एक अच्छी टीम के खिलाफ आए। क्योंकि एक कमजोर टीम के खिलाफ अगर आप विकेट निकालते हो तो कहीं कहीं दिल में मलाल रहता है कि यार मेरी गेंदबाजी और मेरी एबिलिटी जरूर सक्षम है, लेकिन मैं जितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो एक मैंने अपना मुकाम बनाया, उस लिहाज से अगर ऑपोजिशन और मजबूत होता तो टक्कर बराबरी की होती। और वो टक्कर इंग्लैंड से मिली है। आपको क्या कहते हैं कि आपका रबाड़ा को, हम एक रबाड़ा की पहले गेंदबाजी का विश्लेषण देखेंगे। रबाड़ा 19 ओवर 3 मैडम 52 रन 5 विकेट। और ये तकरीबन जो पहला दिन का खेल तकरीबन लंच से टी तक हुआ, उसके बाद से खेल पूरा वॉश हो गया बारिश की वजह से। लेकिन उसके बाद सेकंड डे में भी जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी अपनी की, और साथ इनका जो बहुत बखूबी साथ दिया है इनका आपका नॉर्थजे ने 3 विकेट निकाली है और मोरक्को जॉनसन ने 2 विकेट। ये 3 गेंदबाज जिसने इंग्लैंड की बादशाहत को चरमरा दिया, बल्लेबाजी को चरमरा कर रख दिया। और रूट एक वर्ल्ड क्लास, और ब्रैडशो का जो एक पावर हिटिंग परफॉर्मेंस जो न्यूजीलैंड में होकर के आए थे, और जो एक शानदार पारियां इन्होंने खेली थी, वो सब की सब धरी रहेगी जब रबाड़ा की गेंदें चली। रबाड़ा की वो बाउंसर, रबाड़ा की वो यॉर्कर, रबाड़ा ने जिस गति से गेंद निकाली है ना, किसी भी बल्लेबाज का, इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज, और मैं देखूं चाहे वो लीज है, 5 अंक स्कोर पे कीपर। और देखिए बाउंसिंग विकेट पे जब लॉर्ड्स की पिचेस पे आप गेंदबाजी करते हैं तो सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइन और लेंथ सही पकड़नी है। एक बल्लेबाज की एबिलिटी को जज करके आपको गेंदबाजी करानी है कि बल्लेबाज कितना सक्षम है किस गेंद के खिलाफ। अगर आपने ये सॉर्ट आउट कर रखा है, इस चीज के ऊपर मेहनत कर रखी है, तो बल्लेबाज की कमियां, और जरूरी नहीं है देखिए कि आपने स्टडी कर रखा है किसी बल्लेबाज के खिलाफ तो उसके बावजूद वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मतलब उसने भी आपके खिलाफ स्टडी कर रखी है। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आपने बल्लेबाज के खिलाफ स्टडी कर रखी है और उसके बावजूद वो रन करता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन जब आप गेंदबाजी उस अच्छे बल्लेबाज को उसकी अपनी हुनर और काबिलियत के हिसाब से उसकी कमियों को निकालते हुए करते हैं ना, तब आप निखर के आते हैं। और जिस तरीके की आपकी वो लीज का परफॉर्मेंस तो काफी लंबे समय से खराब है। ओपनिंग जोड़ी की तलाश है इंग्लैंड की टीम को, जो अभी तक नहीं मिल पा रही। क्राउली और 9 रन पे, रबाड़ा मात्रम के हाथों क्या मैं मतलब रूट की बल्लेबाजी की बात करते हैं। 17 गेंदें 8 रन, मोरक्को जॉनसन ने आउट किया। और बहुत हद तक रूट ना, मैं आपको एक वो दिखाऊंगा जिस तरीके की रूट की एक बल्लेबाजी थी, क्योंकि रूट बहुत हद तक अपने आप को डिफेंड करने में, स्टार्टिंग जो उनका पॉइंट होता है जब वो मैच शुरू करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा गेंद से यूज टू कराने की कोशिश करता है। और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी की, अगर आप टेस्ट मैच में और ऐसी परिस्थितियों में खेल रहे हैं कि जहाँ वेदर एक बड़ा फैक्टर है,
और ऑपोजिशन के पास बहुत अच्छे तेज गेंदबाज है और कंडीशन भी उन गेंदबाजों को शूट कर रही है, तो उस जगह आपको थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत है। और रूट ने वही काम किया, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत हद तक अपने आप को संभाल के खेला, बाहर जाती गेंद वो अच्छा लीव कर रहे थे, लेकिन सडनली एक गेंद मोरक्को जेनसन की जो गेंद थी उस पर वो जो गेंद वो अंदर आ गई, जिस गेंद को उन्होंने लीव करना चाहा वो अंदर आ गई और एंड मौके पर वो अपने बैट को नीचे तक नहीं ला पाए और वो विकेट के सामने पकड़े गए। मोरक्को जेनसन की खासियत बताऊं कि इन्होंने जो इनको आईपीएल में जो एक परफॉर्मेंस का मौका मिला था और जब इन्होंने आईपीएल में गेंदबाजी की, तो जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी, स्टार्टिंग आई थिंक पहले आईपीएल में स्टार्टिंग में इन्हें खिलाया गया, लेकिन 2 मैच बाद इन्हें ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उस क्वालिटी की गेंदबाजी नहीं करते। लेकिन सडनली जब ये हाफ टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दोबारा से टीम में वापस आते, तो स्टार्टिंग के ही 2 ओवर में 3 विकेट निकाले थे। और ये एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बहुत बहुत हद तक ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने का काम किया है। स्टार्टिंग विकेट मतलब 1 से लेकर नंबर 4 तक के बल्लेबाजों का इन्होंने सफाया किया और वो दिखता है। रूट जैसे बल्लेबाज के लिए अगर जब ये अपनी गेंदबाजी में उतने सक्षम नजर आ रहे हैं कि रूट जैसे गेंद बल्लेबाज को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। और नॉर्थइजन ने आईपीएल में आपको देखा होगा जिस तरीके से गेंदबाजी की, नॉर्थइजन ने अपनी गेंदबाजी में एक मेन अस्त्र लगा रखा है कि वो आपको खिलाते हैं बिलो द शोल्डर और ओवर द शोल्डर। उनकी गेंदबाजी का ये खास पॉइंट है कि अधिकतर तेज गेंदबाज बाउंसर्स का यूज करते हैं ओवर द हेड, और उसका कोई यूज नहीं होता। हमेशा एक ऐसी गेंद होनी चाहिए जो शोल्डर तक उठे और उसके बाद से वहां से बल्लेबाज को छोड़ने की कोशिश करे। शॉट ऑफ गुड लेंथ हो या उससे इतनी सी शॉट हो कि जब बल्लेबाज ना तो उसे फ्रंट फुट पर कैरी कर सके ना बैक फुट पर, जब उसे एडजस्ट करने की कोशिश करे तो इस पॉइंट पे होना चाहिए, ऑन द टो पे वो हो और बहुत हद तक हो कि इतने करीब हो। चिन म्यूजिक जिसे किसी जमाने में जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के जो गेंदबाजी करते थे तो ये कहा जाता था कि चिन म्यूजिक चल रही है, यानी थोड़ी के पास इस हिस्से के आसपास, कान के आसपास एक संगीत बज रहा है। और वो संगीत काफी खतरनाक होता है क्योंकि उस जमाने में जब वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल, मैल्कम मार्शल, होल्डिंग और इस तरीके के गेंदबाज थे, रिचर्ड हैडली न्यूजीलैंड की तरफ से और उसके थॉमस और लिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बॉब विल्स इंग्लैंड की तरफ से, तो ये जब चीन म्यूजिक कराते थे ना तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। तो वो आज के दौर में तो वो एबिलिटी खत्म हो चुकी है क्योंकि आज की क्रिकेट इतनी ज्यादा एडवांस और फटाफट होगी कि आपको एक चीज पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको रन रोकने, आपको विकेट निकालने, आपको 20 ओवर कंप्लीट करने, मेन फोकस 2020 हो चुका है। लेकिन आज का मैच, इंग्लैंड का मैच देख के और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी देख के बहुत मजा आया। जिस तरीके से गेंदबाजी रही इंग्लैंड के गेंदबाजों की, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की, रबाड़ा ने जो 5 विकेट निकाली। फिर स्टोक्स की विकेट पर हम नजर डालते हैं, तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा अनयूजुअल हो रहा है। स्टोक्स और उसके बाद फॉक्स, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो थोड़ी सी संयम बरतने की कोशिश की, वहाँ नॉर्थइजन ने इनकी विकेट निकालने। और देखिए और जिस तरीके से ब्रेड शो 5 गेंदें खेलने के बाद नॉर्थइजन ने बोल्ड किया है और एक दर्शाता है कि किस एबिलिटी से नॉर्थइजन और रबाड़ा और जेनसन 3 तिकड़ी व साउथ अफ्रीका की जो पेस अटैक थी उसने जो डैमेज इंग्लैंड को पहुंचाना, किसी भी पोजीशन पे इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं दिया है इन तीनों ही गेंदबाजों ने। और जो और उसके बाद से चाहे वो आपका लीच है चाहे पॉट से, किसी भी गेंदबाज को बोर्ड ने एक तकरीबन मेरे ख्याल से 15 रन बोर्ड में 15 रन बनाए हैं। जी हाँ, और ऑलिव पॉप, इन सब चर्चाओं के बीच में एक खिलाड़ी का नाम मैं भूल जा रहा था, ऑलिव पॉप। देखिए सभी बल्लेबाज एक तरफ और एक एंड से ऑलिव पॉप 73 रन 102 गेंदों पे। तो ये भी दर्शाता है कि ये ऑलिव पॉप भी तो उस पोजीशन पे नंबर 3 के पोजीशन पे आके और बल्लेबाजी कर रहे हैं और 73 रन का स्कोर करते हैं। और वो कैसे सर्वाइव कर चुके, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया इन 30 गेंदबाजों का। वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर रूट, ब्रैडशॉ, क्राउली, स्टोक्स और उसके बाद ऑलिव पॉप वहाँ एक न्यूकमर सर्वाइव कर रहा है। हाँ, ऑलिव पॉप की परफॉर्मेंस भी पिछले मैचों में काफी सुदृढ़ हुई है। और एक जिस तरीके ऑलिव पॉप की, देखिए ऑलिव पॉप का अगर हम स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं, जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है, 102 रनों में 73 रन 5 चौके। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ऑलिव पॉप ने स्ट्राइक रोटेट किया।
ये चीज़ मान के चलिए, अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते हो तो आपके खिलाफ एक रणनीति, जो तेज कोई भी गेंदबाज स्पिनर हो या तेज हो, वो दिमाग में एक रणनीति बना के चलता है। अगर आप पहले ओवर की पहली गेंद पे एक बल्लेबाज सामने, तो वहाँ से रणनीति बनाना चालू करता है कि मुझे इस तरीके की गेंदबाजी उसको करानी है, पहली गेंद यहाँ डालूंगा और उसको ये खेल जाता है, मिस करता है, तो उसका तुरंत उसके दिमाग में दूसरी गेंद कहाँ और कैसे डालनी है वो उसके दिमाग में आती है। और इस चीज़ का फायदा मिलता है, अगर आप एक ओवर में 4 से 5 गेंद लगातार खेलते हो, तो वो फिर गेंदबाज आपको धीरे धीरे रीड करने लगता है। और 5 गेंदें 4 गेंदें खिलाने के बाद आप वो सिंगल लेते हो, तो वो समझ चुका था कि 4 गेंदों में आपने कहाँ गलतियां की है। लेकिन ओली पॉप ने स्ट्राइक रोटेट की है 73 रन 102 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं 70+ का स्ट्राइक रेट है और 5 चौके लगाए, तो ये दर्शकों की गेंदें ज्यादा वेस्ट नहीं की है। तो जिस तरीके की बल्लेबाजी ओली पॉप ने की है, और ये खास चीज आप किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों से तुलना कर सकते हैं, जो रन रेट का कॉलम है वो बाकी बल्लेबाजों की तुलना में बहुत बेहतर, शानदार है। और यही वजह रही कि ओली पॉप ने 73 रन बनाए। और जब साउथ अफ्रीका अपनी बल्लेबाजी करने, इंग्लैंड 165 रन पर ऑल आउट, और बहुत एक धमाकेदार प्रदर्शन था, और जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड ने की हो कि इस तरीके की रबाडा का फॉर्म में आना, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते थे कि ये गेंदबाज है जो थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है। जैसन का भी इनको उतना आइडिया नहीं होगा कि इस तरीके की गेंदबाजी कर सकते। इंग्लैंड को लगा होगा कि उनकी बल्लेबाजी पिछले 3 से 4 महीनों में जो उनके बल्लेबाजी स्ट्रेंथ है, हम सबको मानना पड़ेगा कि वो वर्ल्ड बेस्ट रही है। 4 महीनों में अगर हम उनकी बल्लेबाजी को बाकी दूसरे देशों के खिलाड़ी से तुलना करें तो 20 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी अफ्रीका ने की और जो रबाडा ने अगुवाई की है, वो काबिल तारीफ रही है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी का। सेम पिच, लेकिन जो डैमेज होना था शुरुआती 1.5 दिन में, और आज दूसरा दिन इस समय मैच का चल रहा है, जब मैं ये पहले दिन के खेल का रिव्यू के बारे में बता रहा हूँ, तो जो फर्स्ट हाफ तक निकल चुका है सब इंक्लूड कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की है वो देखने लायक है। डीन एंगर उसी पोजीशन पर 47 रन, सर एल्विन 68 पे स्टिल बैटिंग कर रहे हैं। और इसका कैम पीटरसन 24 पे आउट हो गए, मार्करम 16 पे, वैन डूशन 11 पे खेल रहे हैं, और सर्वी 68 रन पे। गेंदबाजी का विश्लेषण जो रहा है, एंडरसन को 16 ओवर में 1 विकेट मिली है, स्टुअर्ट ब्रॉड को कोई खाता भी नहीं खुला है, पॉट को 1 और जैक लीच को 1। तो मैं कहीं ना कहीं इस गेंदबाजी का और साउथ अफ्रीकन टीम की गेंदबाजी की तुलना करूं तो साउथ अफ्रीकन टीम ज़्यादा अटैकिंग लगी। इंग्लैंड की टीम की जो गेंदबाजी रही है वो बनस्पत कहीं ना कहीं डिफेंसिव रही है। आप 165 रन के स्कोर का पीछा कर रहे हो, डिफेंडिंग पोजीशन पे, डिफेंस की पोजीशन पे आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते हो। आपको ऑल आउट अटैक के लिए जाना पड़ेगा। पिच और इंग्लैंड की सरजमी में हम ऐसा नहीं कह सकते कि पिच पहले दिन ही असर करती है। इंग्लैंड की सरजमी और वेदर ऐसा कि किसी भी समय हवा का रुख बदल जाता है, गेंदबाज किसी भी वक्त, और थोड़ा सा वो अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए विकेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डीन एंगर जिस तरीके से टीम की अगुवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है। और इससे मैं साउथ अफ्रीकन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम से ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर पूरी तरह हावी है। अभी उन्होंने 178 रन बना लिए, तकरीबन 13 रन की लीड उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर पा लिया। तो अभी 7 विकेटें उनके हाथ में और दूसरे दिन का खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका को सेकंड इनिंग की बल्लेबाजी भी ना करनी पड़े। लेकिन ये सब अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि जो पहले दिन का खेल में साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी ने जो अहम रोल अदा किया है, क्या वो सेकंड इनिंग में भी कर पाएगी? क्योंकि सेकंड इनिंग में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो पिच कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एडवांटेज मिलना होता है वो कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर गेंदबाजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चौथे पाँचवें दिन उस गेंदबाजी में थोड़े बहुत क्रैक की नज़र आने लगते हैं, थोड़े बहुत पिच अमूमन अप्स एंड डाउन्स की तरफ खेलने लगती है। तो वो चीज़ें थोड़ा फायदेमंद हो सकती है, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, जिस तरीके से वो अपने आप को देखनी चाहे तो। और तेज गेंदबाजी में रबाडा ने जो फॉर्म पाई है उसके हिसाब से गेंदबाजी उनको करनी पड़ेगी। वो प्रदर्शन दूसरी इनिंग में भी दिखाना पड़ेगा। और नॉर्थ अजय और उसके साथ साथ आपका जैसन की भी गेंदबाजी। एक और बड़ी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, अगर मैं आप लोगों को बता पाऊँ, केशव महाराज।
जी हाँ, सेकंड इनिंग में ये खिलाड़ी एक अहम रोल निभाने वाला है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जिस तरीके का पिच का बिहेव अभी तक मुझे देख के लगा है ना, और दूसरा दिन है बल्लेबाजी थोड़ी इजी हो रही है, लेकिन जब इंग्लैंड टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो वो केशव महाराज की गेंदबाजी बहुत हद तक मायने रखती है कि किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं इस अटैक के साथ। और सबसे बड़ी बात है, जो साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन है वो किस डीन एल्गर वो किस तरीके से अपनी गेंदबाजों को यूज करते हैं और केशव महाराज को किस जगह पे और किस तरीके से उनका यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि पहले इनिंग में केशव महाराज की जरूरत नहीं पड़ी और इन्हीं 4 गेंदबाजों ने गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम को धराशायी कर दिया। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सेकंड इनिंग। और सबसे बड़ी बात कि साउथ अफ्रीकन टीम बल्लेबाजी में कितना लीड ले पाती है, जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है और 13 रन की लीड सब अभी तक तकरीबन 9:30 का टाइम हो चुका, तो 13 रन की लीड अभी तकरीबन एक सेशन का खेल बचा हुआ, तो ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पे जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।